नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप। आज अकेले हूं, मतलब विषय कुछ खास होगा। आपको पता है लगातार जिस तरीके से भाजपा और जदयू के बीच विवाद चल रहा है, इसकी वजह से फ़ायदा उठाकर राजद बिहार की सरकार को अस्थिर करना चाह रही है। राजद के अगर आप लोगों का बयान देखेंगे, खासतौर पर प्रवक्ताओं का, तो उसमें नीतीश कुमार के लिए लगातार एक अवसर दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार को लेकर एकाएक सॉफ्ट हो गए थे तेजस्वी यादव, और इन सब कारणों का कहीं ना कहीं सीधा प्रतिफल था कि जदयू भाजपा के बीच जो लड़ाई थी वो बढ़ती जा रही थी। अब देखिए, जदयू और भाजपा के बीच लड़ाई किसी एक मुद्दे को लेकर थी नहीं। उत्तर प्रदेश के चुनाव से शुरू हुआ ये विवाद कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर अपना वर्चस्व दिखाने की लड़ाई हो गई। और बिहार में भले ही भाजपा जदयू से काफ़ी बेहतर रिजल्ट्स लेकर पिछले चुनाव में आई है, लेकिन जदयू को ये बात स्पष्ट लगता है कि भाजपा ने उसके साथ खेला किया है, पर्दे के पीछे घात किया है, जिसकी वजह से आज नीतीश कुमार कमज़ोर हुए हैं। हालांकि मजबूरी है। नीतीश कुमार ने बहुत हाल ही में 2017 में ही लालू यादव को नकार कर भाजपा के साथ गठबंधन शुरू किया था। अब इसकी वजह से इतनी जल्दी वो पलटी भी नहीं मार सकते हैं, क्योंकि एक सर्टेन टैग उन पर लग गया है। अब इस कारण से बिहार की राजनीति है वो ऐसे दौर से गुजर रही है जहाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन भाजपा भी ये बात समझ रही है। भाजपा जानती है कि नीतीश कुमार के पास एक ऑप्शन है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव एक ऑफर देते हैं नीतीश कुमार को साथ आने का, भाजपा को छोड़कर एक भाजपा विरोधी गठबंधन का हिस्सा बनने का, कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी अलग कर दिया गया है, कई रास्ते बनाए गए हैं। और इसकी वजह से लगता है कि नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव के मन में भी कोई भावना है। खासतौर पर तब जब पिछले चुनाव में नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, राजद लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद भी सरकार नहीं बना पा रही है, और एक ही अस्थिरता नजर आ रही है। जो जदयू भाजपा की लड़ाई है उसे बढ़ाकर बिहार सरकार को बिल्कुल ही अस्थिर कर देना या उसे डिसलॉज कर देना, और उस स्थान पर कोई नए गठबंधन, नए समीकरण के तहत अपनी कुर्सी स्थापित कर लेना। अब देखिए, जदयू और राजद के बीच मामला भले ही बन पा रहा नहीं रहा हो, लेकिन जदयू और भाजपा के बीच रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। आरसीपी सिंह, ललन सिंह के विवाद की वजह से ये मामला और बढ़ा है। फिर आपने देखा कि बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर किसी तरीके से पैचअप किया गया, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि जिस तरीके से ललन सिंह अग्रेसिव हैं, खासतौर पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने को लेकर, इससे भाजपा के लोग काफ़ी असहज हो गए हैं। भाजपा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जो कि शराबबंदी, लॉकडाउन, कोरोना के गाइडलाइंस, बिहार में जो कानून व्यवस्था है, इन सब को लेकर अपनी ही सरकार को घेरते रहते हैं और नीतीश कुमार पर इसका ठीकरा फोड़ते रहते हैं। उन्होंने जो पूरा हमला है ललन सिंह का, देश के प्रधान बिहार पर दे ध्यान, इस पूरे कैंपेन को समझते हुए और इसके पीछे एक बड़ा आंदोलन देखते हुए उन्होंने भी अपना रुख अब जदयू की तरफ थोड़ा टेढ़ा कर लिया है। बिहार सरकार में जहाँ एक तरफ हिस्सेदारी है भाजपा की, वहीं भाजपा के बिहार के अध्यक्ष ने अब एक बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर ये स्पष्ट साबित कर दिया है कि जदयू अपनी अकर्मण्यता, यानी जदयू स्ट्रैटेजिक विफलताओं के चलते बिहार में विकास नहीं कर पा रही है। जो पैसे दिए जा रहे हैं वो नीतीश कुमार सही ढंग से उपयोग नहीं कर पा रहे। अब चूंकि बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तो सब कुछ उन्हीं के माध्यम से होता है। ऐसे भी आपने लगातार सुना होगा, जितने भी विधायक हैं, जितने भी विधायक मंत्री बन पाए हैं, वो सब ये बात कहते हैं कि उनके विभाग में उनकी बहुत नहीं चलती है, सब पर नीतीश कुमार का प्रभाव होता है, उनके ब्यूरोक्रेट्स हर चीज़ को खुद मैनेज करते हैं। इस वजह से मंत्री अपने विभाग में भी बहुत खुलकर काम नहीं कर पाते हैं। अब जहाँ नीतीश कुमार हर चीज़ में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, हर जगह अपना प्रोटोकॉल वो रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर विफलताएं होती हैं, चाहे शराबबंदी हो, कानून हो, या बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग जो लगातार लंबित है, और उस पर एक प्रतिक्रिया आती है नीति आयोग की कि बिहार सभी मापदंडों पर फिसड्डी है, इसका भी श्रेय भाजपा नीतीश कुमार को दे देती है। और इन सब का कहीं ना कहीं कारण है। आपको याद होगा जब सरकार बनी थी तो उस वक्त भी हमने एनालिसिस करके आपको बताया था कि 2020 से 23 के बीच जब नरेंद्र मोदी की सरकार दोबारा चुनाव में जाएगी, उस बीच बिहार में भाजपा के पास एक बार मौका होगा बिहार में नीतीश कुमार पर दबाव बनाकर बिहार की बागडोर 1 साल 2 साल के लिए ही अपने पास मांग लेना, छीन लेना या जुगाड़ करके हासिल कर लेना। भाजपा लगातार उस स्ट्रेटजी पर काम कर रही है, लेकिन चूंकि भाजपा बिहार में कभी भी स्वावलंबी नहीं हो पाई है और भाजपा के बिहार में बहुत मित्र नहीं है नीतीश कुमार को छोड़कर, इसलिए बिहार, और है भी जो वो किसका लायक है आपको पता ही है, लगभग जो एक गठबंधन बना था उससे मुकेश सहनी को बाहर ही कर दिया गया है एनडीए से, उन्हें एक सीट भी नहीं दी गई एमएलसी में। और रही बात चिराग पासवान की, तो वो खुद ही अभी फिलहाल अपंग गति को प्राप्त हो चुके हैं,
खुद ही अपने पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं, खुद ही अपने सदन में रिप्रेजेंटेशन और जो चुनाव है उनमें अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से वो खुद उस स्थिति में नहीं है कि भाजपा को मजबूत कर पाए। लेकिन इस बीच भाजपा को बिहार की राजनीति करनी है, बिहार में स्वावलंबी होना है, और इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए उसे नीतीश कुमार से दो हाथ तो करना ही होगा। और यहीं कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का फायदा दिख रहा है। आपको बता दें कि जहां एमएलसी चुनाव को लेकर सीटों का समीकरण जैसे ही बना जदयू भाजपा के बीच में, तेजस्वी यादव को एक मैसेज भी मिल गया। बिहार आने के बाद तेजस्वी यादव के एक बड़ा खेला होने की संभावना सभी लगा रहे थे कि जैसे ही तेजस्वी आएंगे कुछ बड़ा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नीतीश कुमार ने भाजपा से कहीं ना कहीं लड़ाई जो है उसे रोककर, और भाजपा ने भी अपने नेताओं को बिहार में चुप कराकर और एमएलसी के चुनाव में सीटों का बंटवारा 50-50 आधार पर करके यह एहसास करा दिया कि अभी सरकार गिराने की स्थिति नहीं है और दोनों किसी तरीके से मैनेज करके आगे बढ़ेंगे। यानी संभावनाएं तेजस्वी यादव के लिए सीमित हो जाती हैं। लेकिन संजय जायसवाल ने एक बार फिर से फेसबुक पोस्ट करके, फेसबुक पर नीतीश कुमार को आईना दिखाकर, आईना क्या एक तरह से तमाचा मारकर यह स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा की तरफ से संजय जायसवाल ये जो विवाद है जदयू भाजपा का, इसको बढ़ाते रहेंगे और इससे तेजस्वी यादव को मौका मिलता रहेगा। अब आप जान लीजिए कि आखिर संजय जायसवाल ने लिखा क्या है। देखिए, संजय जायसवाल ने एक आंकड़ा शेयर किया है, 2 तस्वीरें साझा की हैं जिसमें केंद्र सरकार द्वारा बिहार और अन्य राज्यों को जो सहयोग किया जाता है उसकी डिटेल्स है। लेकिन उसमें उन्होंने लिखा क्या है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, और इसका जवाब भी जदयू ने जिस तरीके से दिया है, इससे फिर संभावनाएं तेजस्वी यादव के लिए बिहार की राजनीति में शुरू हो जाती हैं सत्ता में आने की, या नीतीश कुमार से गठबंधन करने की, या नीतीश कुमार को अपने साथ लाने की। क्या लिखा संजय जायसवाल ने? संजय जायसवाल कहते हैं कि नीचे दिया गया डेटा यह बताने में सक्षम है कि केंद्र सरकार बिहार का कितना ध्यान रखती है। महाराष्ट्र की आबादी बिहार से 1 करोड़ ज़्यादा है, फिर भी बिहार को महाराष्ट्र के मुकाबले 31,000 करोड़ रुपए ज़्यादा मिलते हैं। बंगाल भी बिहार की भांति पिछड़ा राज्य है, पर उसके मुकाबले भी बिहार को 21,000 करोड़ ज़्यादा मिलता है। दक्षिण भारत के राज्यों को भी हमेशा शिकायत रहती है कि केंद्र सरकार हमें कम पैसे देती है, क्योंकि हमने आबादी को 70 के दशक में ही केंद्र की नीतियों के कारण रोक लिया था। अब केंद्र सरकार इसको अपराध मानती है। जीएसटी में सबसे ज़्यादा फायदा बिहार जैसे राज्य को हुआ है। पहले जिस राज्य में उद्योग स्थापित होते थे उनको अलग से कमाई होती थी, अब इस कमाई का बड़ा हिस्सा उपभोक्ता राज्य में बंटता है, जिसके कारण बिहार को 20,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फायदा हुआ है। बिहार को अगर आगे बढ़ना होगा तो सरकार को ये लक्ष्य रखना होगा, बिहार सरकार को हर हालत में उद्योग को बढ़ावा देना होगा। जब तक हम औद्योगिक नीतियां लाकर नए उद्योगों को बढ़ावा नहीं देंगे तब तक हम न रोजगार देने का सफल हो पाएंगे और न ही बिहार की आय बढ़ेगी। शाहनवाज हुसैन अच्छा प्रयास कर रहे हैं, पर पूरे मंत्रालय का सहयोग आवश्यक है। जहां भी संभव हो वहां प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप होनी चाहिए। उद्योग लगाने वालों को विलेन समझने की मानसिकता बिहार की रही है, उसे छोड़ना होगा। बड़ौदा बस स्टैंड विश्व स्तर का है, पर ऊपर की मंजिलों के में दुकान खोलकर सारी राशि की भरपाई कर ली गई है और गुजरात सरकार का एक भी पैसा नहीं लगा। वैसे ही गांधीनगर के पूरे साबरमती फ्रंट को डेवलप कर उसमें एक निश्चित भूमि प्राइवेट हाथों में देकर उनके पार्क सहित कई पूरे फ्रंट को विकसित करने की कीमत निकाली गई। हम 6 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के दिए हुए पैकेज का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाए। अभी भी 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा बकाया है। एक छोटा उदाहरण मेरे लोकसभा का रक्सौल हवाई अड्डा है, जिसके लिए प्रधानमंत्री पैकेज में 250 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, पर बिहार सरकार द्वारा अतिरिक्त जमीन नहीं देने के कारण आज भी ये योजना लंबित है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना में भी बिहार को हजारों करोड़ रुपए मिलते हैं, लेकिन हमने भूमि उपलब्ध नहीं कराने की वजह से इससे भी हमने अपना पिंड छुड़ा लिया। केंद्र सरकार की योजनाओं का समुचित उपयोग करना होगा। जैसे बिहार सरकार के जल नल योजना में केंद्र की 50% राशि लगी, जिसके इस्तेमाल से पंचायत राज की अन्य योजनाओं भी काम कर सकी। उसी तरह से हमें अन्य योजनाओं में भी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। पिछले वित्तीय वर्ष में 6,000 करोड़ की राशि बिहार सरकार को आवंटित की गई थी, पर नल जल योजना के मध्य में हमने यह पैसा नहीं लिए। इस तरह की राशियां का सही उपयोग हमने करना होगा। जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी हमें स्वयं काम करना होगा। केवल यह सोच कि समाज स्वयं शिक्षा के साथ जनसंख्या को नियंत्रित कर लेगा, ये चक्कर में बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। आज भी हम जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए कोई अभियान नहीं चला रहे हैं, जबकि इससे बिहार को जोड़ना बहुत जरूरी है। अगर केरल अस्पताल 100 बेड जोड़ते हैं तो प्रति 1000 व्यक्ति में इसका इजाफा दिखता है। हम 200 बेड भी जोड़ते हैं तो 300 बच्चे पैदा करने के कारण वह नीति पूरी तरीके से सिकुड़ जाती है। जब हमने एक अच्छे लक्ष्य के लिए गुजरात की भांति 15,000 करोड़ रुपए की तिलांजलि दी है, तो सरकार
राशि का उपयोग होटल और बस स्टैंड जैसी योजनाओं को सैकड़ों रुपए खर्च करके भवन निर्माण विभाग की खुश करने के लिए बजाय गरीबों की कल्याणकारी योजनाओं में शामिल करना चाहिए। पीपीपी मोड में इन सब चीज़ों का बनाने से सरकार का एक पैसा भी नहीं लगेगा, उल्टे उसकी आमदनी बढ़ेगी। वैसे भी 5 स्टार होटल बनाकर सरकार क्या कर सकती है। 2020 में एनडीए सरकार का गठन आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय आधार पर हुआ था। हमें इस मुद्दे पर कभी भटकना नहीं चाहिए। देखिए, संजय जायसवाल ने जो कहा है वो तो कहा ही है, लेकिन उसके बीच में जो अंडरलाइन उन्होंने किया है चीज़ें, क्या वो आपने समझा? वो लगातार ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के मुकाबले भी बिहार को ज़्यादा पैसा मिला है। जिन राज्यों में जनसंख्या ज़्यादा है उनके आधार पे भी बिहार को ज़्यादा पैसा मिला है। हमने गलतियाँ की हैं। नीतीश कुमार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है शराबबंदी, जिसको लेकर जागरूकता और जिसको लेकर एडवर्टीजमेंट, जिसको लेकर रिसोर्स मोबिलाइज करने में नीतीश कुमार जितना पैसा खर्चा कर रहे हैं, संजय जायसवाल का कहना है कि उतना ही अगर पैसा खर्चा कर दिया जाए जनसंख्या नियंत्रण या जन कल्याणकारी योजनाओं में, तो उससे हमें फ़ायदा होगा। बिहार में जो लगातार जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, इस पर नीतीश कुमार का एक स्टैंड रहा कि महिलाओं में शिक्षा बढ़ती है तो उससे जनसंख्या नियंत्रित होता है, जो कि उन्होंने दिल्ली में भी दिया था। लेकिन मैंने आपको तब भी कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर गिरिराज सिंह और भाजपा के वो नेता काफ़ी अग्रेसिव हैं और इसको लेकर नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की तैयारी चल रही है। तो जहां नीतीश कुमार जातिगत जनगणना कराने के लिए भाजपा पर दबाव बनाएंगे, वहीं भाजपा उन पर थोप देगी जनसंख्या नियंत्रण कानून। और संजय जायसवाल ने भी यहाँ यही कहीं ना कहीं इशारा दिया है। इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप है उसके तहत भी वो नीतीश कुमार को इनकरेज कर रहे हैं कि सरकारी पूंजी का जो उपयोग है उसको सही तरीके से करें। केंद्र सरकार को जो जमीन उपलब्ध कराने की बात होती है, हर बार आप देखिए, चाहे उपेंद्र कुशवाहा लेकर जो आ रहे थे 2 यूनिवर्सिटी, जिसकी वजह से भूमि अधिग्रहण नहीं करा पाने की वजह से नीतीश कुमार और उनके बीच में जबरदस्त विवाद हुआ था। अब वही बात कहीं ना कहीं याद दिलाकर अपने रक्सौल की बात कर रहे हैं कि भूमि अधिग्रहण नहीं होने की वजह से एयरपोर्ट लंबित है। ऐसे कई चीज़ें लंबित है जिनमें बिहार सरकार चाह कर भी काम आगे नहीं बढ़ा पा रही है और इसके लिए इच्छा शक्ति और कहीं ना कहीं प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ जो रिसोर्स है वो करना होगा, जिसमें जदयू और नीतीश कुमार फिसड्डी फिलहाल नजर आ रहे हैं। यानी साथ रहकर भी संजय जायसवाल ने इन आंकड़ों के माध्यम से नीतीश कुमार को तमाचा मारने की कोशिश की है। अब संजय जायसवाल के इस बयान पर जदयू ने क्या कुछ कहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसे जान लेना होगा। तो जहाँ एक तरफ हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ने संजय जायसवाल के डीएनए पर ही सवाल खड़ा कर दिया है और ये कहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण को ठीक से अगर संजय जायसवाल समझते तो उन्हें पता होता कि बिहार में विकास के लिए नीतीश कुमार लगातार कार्य कर रहे हैं। वहीं जदयू ने भी इस पूरे मुद्दे पर संजय जायसवाल को अल्पज्ञानी बताया है और ये भी कहा है कि साधारण बातें उन्हें समझ में आती नहीं है, आर्थिक सर्वेक्षण को ठीक से उन्हें पढ़ना चाहिए। यह नीतीश कुमार के प्रयास और विश्वव्यापी कोरोना महासंकट के बावजूद बिहार में लगातार जो आय है प्रति व्यक्ति वो बढ़ रहा है, इस पर ध्यान देना चाहिए। नल जल योजना एक ऐसी योजना है जिसको खुद नरेंद्र मोदी ने इम्प्लीमेंट करने की बात की है, लेकिन 90% कार्य बिहार सरकार अपने खर्चे पर कर रही है और केंद्र सरकार इस मद के लिए 6,000 करोड़ रुपए जो लगभग लेने का कोई औचित्य नहीं बनता है। हर घर बिजली का काम बिहार में 2015 से शुरू है, 2018 तक पूरा कर लिया गया। केंद्र सरकार ने 2017 में इसकी शुरुआत की। बिहार एक कंज्यूमर स्टेट है और खरीदारी का सूचकांक बढ़ा है, जो दर्शाता है कि बिहार आगे बढ़ रहा है। खरीदारी का सूचकांक बड़ा है, इसलिए जीएसटी का हिस्सा भी बड़ा है। बिहार का जो मॉडल है उसे पूरे देश में अपनाया जाना चाहिए। नीतीश कुमार की जो कार्यशैली है वो अपने साख बचाने के लिए और अपनी धाक जमाने के लिए काफ़ी है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो बिहार में औद्योगिक क्रांति होगी। आप बहुत चालाकी से ये बात कह देते हैं कि केंद्र द्वारा भेजे गए पैसे हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं समझा पाते हैं कि बिहार में किस तरीके से हम पर दबाव बनाया जाता है कि हम यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें और बेहद पेचीदा कानूनों को बताकर हमसे वो पैसा रोक लिया जाता है। बिहार राज्य का दर्जा अगर विशेष का मिल जाता है तो उससे उद्योग लगाने में तो फ़ायदा ही होगा, साथ साथ टैक्स में भी हमें कई छूट मिलेंगी और इस कारण हम लगातार ये मांग कर रहे हैं। और आप इस मांग को बार बार लंबित करके जो अन्य प्रक्रियाओं का हवाला देते हैं या फिर विशेष जो पैकेज की बात करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके जो बनाए हुए कानून है उसी के पेचीदगी में फंस जाता है और आप अपनी तरफ से जो पल्ला है झाड़कर कहीं ना कहीं स्पष्ट कर देते हैं कि आपको जो अर्थव्यवस्था है उसकी जानकारी नहीं है। यानी दोनों के बीच विवाद फिर से बढ़ गया है। अब इसके बाद एक और विवाद शुरू होता है। जदयू के जो प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए एक एक ब्यौरा दिया है कि एग्जैक्टली बिहार जो है
वो क्यों कमजोर है और इसमें भाजपा की जो दावा भाजपा के द्वारा किया है संजय जायसवाल के द्वारा वो कितना गलत है, ये इस वीडियो के अंत में आप देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल एक बात आप जान लीजिए जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि पंचनामा के इस एपिसोड में कि कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो गया है कि नीतीश कुमार और भाजपा के बीच विशेष राज्य के दर्जे को लेकर फिर से मामला बिगड़ने जा रहा है। जहां एक तरफ ललन सिंह अपनी तरफ से ताल ठोके हुए हैं, वहीं संजय जायसवाल भी उनका जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। और इस मुद्दे पर जब जवाब संजय जायसवाल देते हैं तो एक तरफ जहां जदयू के प्रवक्तागण चाहे नीरज कुमार हो या अभिषेक झा हो वो हमलावर हो जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी तरीके से कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। लेकिन एक बात तो है, आप इस वीडियो को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि कितना विवाद बढ़ चुका है और इस पूरे विवाद से कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का फायदा होता साफ दिख रहा है। तेजस्वी यादव ने जो ऑफर नीतीश कुमार को दिया था वो फिर से कहीं ना कहीं एलिजिबल हो जाता है और नीतीश कुमार को यह फैसला करना पड़ जाएगा कि आखिर भाजपा जब ये रुख कर चुकी है कि वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देगी, जो और जो लड़ाइयाँ हैं वो पूरी तरीके से मोड़ दी जा रही है नीतीश कुमार की तरफ, नीतीश को ही विफल बताया जा रहा है, नीतीश की जो पॉलिसीज है उसको विफल बताया जा रहा है, तो ऐसे में लड़ाई तो बढ़ेगी ही ना। लेकिन फिलहाल आप देख लीजिए कि आखिर नीरज कुमार ने कहा क्या है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपने फेसबुक पोस्ट पर कुछ एक मंतव्य दिए। मैं माननीय संजय जायसवाल जी आपका सम्मान करता हूं, लेकिन हम आपसे एक आग्रह जरूर करना चाहते हैं। आपने कहा कि बिहार को अतिरिक्त राशि दी जा रही है, तो देश के विभिन्न राज्यों के अंदर जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है जिसके तहत केंद्र और राज्य को राशि का अंतरण होता है, उसमें कौन सा ऐसा मौलिक बदलाव किया गया कि बिहार को अतिरिक्त राशि मिली है? ये दस्तावेज मेरे सामने है और ये दस्तावेज किनका है? भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता माननीय तारकिशोर प्रसाद जी ने 2022-23 के बजट के पूर्व जो विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ जो बैठक होती है जिसमें फाइनेंस सेक्रेटरी भी रहते हैं, वह बैठक में उन्होंने बिहार का प्रतिनिधित्व किया सामूहिक रूप से और उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कॉलम 2 में यह कहते हैं कि 2018-19 के पश्चात केंद्रीय करों में अधिक हिस्सा जो था, जो ज़्यादा मिल रहा था 15-16 से 18-19 के बाद, उसमें कमी ह्रास हुआ है, निरंतर ह्रास हुआ है। ये हम नहीं कह रहे हैं, आप ही के दल के विधायक दल के नेता माननीय उप मुख्यमंत्री जी का ये मंतव्य है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी मंतव्य दे रहे हैं, जरा इस पर भी अपना मंतव्य दीजिएगा तो बिहार की जनता समझेगी कि राजनीतिक रूप से और बिहार के विकास के प्रति आप बहुत गंभीर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा आधे से अधिक होता है, निरंतर इसमें कमी हो रही 2018-19 से, जिसका प्रभाव प्रतिकूल बिहार में पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 2018-19 में 19-20 में राज्य का राजस्व घाटा में होना प्रमाणित करता है। दूसरी ओर केंद्र प्रायोजित योजनाएं जो केंद्रांश और राज्यांश की राशि राज्य सरकार को देनी पड़ती है, उसके चलते राज्यों का अंशदान बढ़ गया है। जो अपने केंद्र सरकार ने जो तय किया, फाइनेंस का रूल तय किया, पहले क्या था, केंद्र सरकार की योजनाओं में 90-10, 90 भारत सरकार, 10% राज्य सरकार, 75-25, 65-35, यही केंद्र की योजनाओं का मानक होता था कि राज्य सरकार 10%, 25%, 35% देती थी। और आज आपने तय कर दिया 2015-16 के से 60-40 का कर दिया है। तो 60-40 का अगर कर दिया तो राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा कि नहीं? इसलिए उन्होंने चिंता व्यक्त की कि बिहार जैसे राज्य को कैसे मुकाबला करना पड़ रहा है। कई केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में जो विमुक्त की गई राशि है, हम नहीं कह रहे हैं, आप ही के विधायक दल के नेता कह रहे हैं कि विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं में समग्र शिक्षा अभियान और स्कॉलरशिप जो बच्चों के जीवन की दशा को तय करता है, उसमें केंद्रांश की राशि 60% से कम हो गई है। यह किनका बयान है?
ये मेरा बयान तो है नहीं, इसलिए हम आपको चाहते कि आप इसका अवलोकन करिए। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि बिहार सरकार लगातार कई वर्षों से राज्य की निरंतर उच्च आर्थिक वृद्धि दर्ज करने में सफल रही है। मैंने देखा कि आपने बंगाल की चर्चा की, क्या बंगाल का और बिहार का विकास दर एक है? क्या आपको नहीं है मालूम कि जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ था तो कहा जाता था कि बिहार में आलू है, बालू है और क्या क्या कहा जाता था। लेकिन आज दौर बदला है। बिहार ने, यह दावा आप भी करते हैं, हम भी करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में उच्च आर्थिक वृद्धि दर हम दर्ज कर रहे हैं। इसके बावजूद राज्य को राष्ट्रीय औसत पर अगर हमको पहुंचना है तो प्रतिस्पर्धा के दौर में संसाधन की आवश्यकता है। हमको लगता है कि आप बिहार के वातावरण से तो भली भांति परिचित होंगे। आपको यह नहीं मालूम कि आपके माननीय वित्त मंत्री जी यह कहते हैं, जो वित्त के खजाने के रखवाला हैं, वह यह कहते हैं कि बिहार लगातार आधारभूत संरचना एवं के विकास एवं पूंजीगत व्यय पर पर्याप्त राशि नहीं बच पाती है। हम आपसे ही जानना चाहते हैं। और दो मांग उन्होंने किया था, अगर इस अपने राजनीतिक सामर्थ्य का इस्तेमाल माननीय संजय जायसवाल जी आप केंद्र सरकार के ऊपर करते तो बात समझ में आती। उन्होंने दो मांग किया है, इस दस्तावेज मेमोरेंडम पढ़ लीजिए। उसमें उन्होंने कहा है कि भारत सरकार के द्वारा इस सरकार को विशेष सहायता अनुदान के अंतर्गत राशि उपलब्ध कराई जाए, ताकि जो नीति आयोग के 12 सूचकांक हैं, इंडिकेटर्स हैं, उस पर हम अपेक्षित प्रगति कर सकें। तो हम तो उम्मीद करते थे कि आप इसको पढ़ते। दूसरा उन्होंने डिमांड किया है कि अतिरिक्त संसाधन के लिए हमको 2022-23 के तहत FRBM एक्ट, जो ऋण लेने की सीमा, अधिकतम ऋण की सीमा होती है, उसको 5% शर्त रहित किया जाए। यह हम चाहते थे कि आप इस पर अपना नजरिया व्यक्त करते कि हमारे दल के विधायक दल के नेता ने जो केंद्र सरकार से अपेक्षा की थी, उस अपेक्षा का क्या हुआ। और ऐसे हम आपको बताना चाहते हैं, चूंकि भ्रमजाल मत फैलाइए बिहार में। बिहार की नई पीढ़ी की जो आकांक्षा है, जो बिहार के लोगों के मन के अंदर ललक है कि हम विकास के उच्च मापदंड पर पहुंचे, तो केंद्र प्रायोजित योजनाओं की स्थिति मैं आपको बता रहा हूं। समग्र शिक्षा अंतर्गत 2018-19 से यह लागू किया गया। शिक्षकों के वेतन मद की स्वीकृति में भारी कटौती की जा रही है। आपको तो यह मालूम होगा माननीय संजय जायसवाल जी कि बिहार में शिक्षकों की बहाली जिस बड़े पैमाने पर की गई, और उसका नतीजा क्या हो रहा भारी कटौती के चलते, कि राज्य सरकार को विगत वर्षों में 7,000 करोड़ की राशि कम हुई है। वो कमिटेड राशि है जिसको केंद्र सरकार को देना है, और वह पैसा हमको नहीं मिला तो राज्य सरकार को अपनी निधि से देना पड़ रहा है। साथ ही साथ उन्होंने यह मंतव्य दिया है कि भारत सरकार द्वारा शिक्षकों का वेतन 15 से 25,000 रुपया की दर से प्रति माह निर्धारित की गई है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यकाल में औसतन 30,000 रुपया प्रति माह के दर से भुगतान किया जाता है। क्या शिक्षा संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है? क्या केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेवारी नहीं बनती है माननीय संजय जायसवाल जी? हम आपसे जानना चाहते हैं। वह उन्होंने मंतव्य दिया कि 2018-19, 19-20, 20-21 में 85,000, 89,000, 94,000 कार्यरत शिक्षकों के वेतन स्वीकृत नहीं किया गया है। 2018-19, 19-20 और 20-21 से, ये तो केंद्र सरकार की योजना है समग्र शिक्षा अभियान, तो क्यों नहीं स्वीकृति मिली बिहार की? क्या बिहार के शिक्षकों ने कोई गुनाह किया है? क्या बिहार की नई पीढ़ी जिनको रोजगार के नए अवसर मिले, क्या उन्होंने कोई गुनाह किया है? लेकिन उसके बावजूद राज्य सरकार अपना काम कर रही है, और समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत लगभग 12,045 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इसको पूरा करने के लिए राज्य सरकार को 8,400 करोड़ की व्यवस्था करनी है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं। और समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षकों के वेतन मद के लिए भुगतान की क्या प्रक्रिया है? केंद्रांश और राज्यांश की राशि 60-40 है। हम हाथ जोड़ के माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जरा कृपा करके केंद्रांश की राशि में मुक्त कर दीजिए। आप कह रहे हैं अतिरिक्त पैसा मिल रहा है।
और आपके दल के नेता माननीय तारकिशोर जी कह रहे हैं कि केंद्रांश की राशि भी मुक्त कर दीजिए, हमारे ऊपर वित्तीय बोझ पड़ रहा है। साथ ही साथ आप तो लोकसभा के माननीय सांसद हैं, जनता से सीधा संवाद करते होंगे। भारत सरकार की योजना है राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम योजना के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, जो बीपीएल परिवार के हैं, 60 से 79 वर्ष आयु वर्ग के प्रत्येक वृद्ध व्यक्ति को 400 रुपया दिया जाता है, जिसमें 200 रुपया केंद्र सरकार और 200 रुपया राज्य सरकार का अंशदान होता है। 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को 500 रुपया हम देते हैं, जो 100% केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यह तय किया कि समाज का किसी समुदाय का व्यक्ति हो, अगर वो उनकी आयु इतनी हो गई है तो सब लोगों को यह सुविधा दी जाएगी। तो आज बिहार में 45,89,536 लाभुकों को स्वीकृति दी गई है। तो हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जो हमने किया, बिहार राज्य के लिए दी जाने वाली राशि का कैप 29,96,472 पेंशनधारी निर्धारित किया गया है, जिसके कारण राज्य को लगभग 15,93,64 अतिरिक्त पेंशनधारियों के लिए भारत सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं की जाती है। यह यूनिवर्सल कवरेज की अवधारणा के विपरीत है। मैंने सबका सम्मान सबका विकास की जो अवधारणा है उसके विपरीत है। यह हम नहीं कह रहे, आपके दल के विधायक दल के नेता कह रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारे मापदंड हैं। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, कमजोर एवं पिछड़े पृष्ठभूमि के लोग हैं, इन लोगों के लिए जो योजना स्वीकृत है उसमें जो परेशानियां, उसकी चर्चा किया। साथ ही साथ उन्होंने यह कहा कि पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के शैक्षणिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशोत्तर छात्रवृत्ति योजना संचालित है। यह 100% केंद्रीय योजना है और उन्होंने कहा कि इसमें छात्र छात्राओं की संख्या अधिक है और भारत सरकार से काफी कम राशि प्राप्त हो रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, वही कह रहे हैं। और उन्होंने अपनी परेशानी का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, जो अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है, उसके तहत 50-50 का है जो अनुपात उसमें तय है, वह राशि भुगतान किया था, मुआवजा के रूप में भुगतान किया जाता है। इसमें भी कठिनाई होती है, वह समय पर ससमय केंद्र सरकार नहीं देती है। जो अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 और नागरिक संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत क्रियान्वित योजनाएं हैं। आपने कैसे कह दिया कि केंद्र सरकार अतिरिक्त राशि दे रही है? मैं तो आपके ही दल के नेता के द्वारा जो मुद्दे उठाए गए, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं माननीय उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी के प्रति कि उन्होंने मुद्दों को गंभीरता से उठा करके राज्य हित में इसकी चिंता की। और साथ ही साथ विभिन्न मद हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो 7वां वेतन के सिफारिश लागू कर दिया, उन्होंने कहा कि 50% 383.50 करोड़ रुपया अभी शीघ्र विमुक्त किया जाए, ये अनुरोध कर रहे हैं। शिक्षकों को वेतन देने के लिए पैसा, तो ये तो हमारा हक है, हम तो अपने वित्तीय हक को मांग रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अतिरिक्त पैसा दिया गया है। और साथ ही साथ उन्होंने निवेदन किया केंद्र सरकार से कि राज्य सरकार द्वारा वार्षिक बजट बनाते समय ही केंद्र प्रायोजित योजनाएं केंद्रीय प्रक्षेत्र स्कीम के लिए बजट उपबंध किया जाता है। भारत सरकार द्वारा विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं स्कीम के लिए राज्यवार बजट का उपबंध नहीं किया गया है। फलस्वरूप राज्य इस बात से अनभिज्ञ रहते हैं कि केंद्रांश के विरुद्ध मैचिंग राज्यांश की राशि क्या होगी, राशि कब विमुक्त होगी। केंद्र प्रायोजित योजना है, बजट का उपबंध हो गया, लेकिन राज्य को यह नहीं मालूम रहता है कि हमको कितना राशि देना है मैचिंग ग्रांट, यह नहीं मालूम रहता है कि यह राशि हमको कब मिलेगी। तो उन्होंने निवेदन किया आदरणीय वित्त मंत्री जी से कि वित्त मंत्रालय केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए राज्यवार बजट प्रावधान निर्धारित करे।
इस व्यवस्था को लागू होने से राज्य सरकार को प्रत्येक मंत्रालय विभाग से बजट उपबंधित राशि की जानकारी वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही में ही ज्ञात हो सकेगी। मैंने शुरू में ही हमको जानकारी हो जाएगा राज्य को कि हमको इतना पैसा देना है, तो राज्य सरकार उस दिशा में व्यवस्था करेगी। और साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे मुद्दों की चर्चा की। आप यह भी कहते हैं बार बार कि भाई राज्य सरकार ने जो पैसा हमको मिला है, आपको स्मरण नहीं है संजय जायसवाल जी? तो अगर आपके कोई शुभचिंतक होंगे तो हम अनुरोध करेंगे कि पत्रांक दिनांक लिख लीजिए, सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। माननीय तत्कालीन वित्त मंत्री माननीय अरुण जेटली जी, जिनका पूरा बिहार सम्मान करता है, 28 अगस्त 2015 और 18 सितंबर 2015 को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पत्र लिखकर विशेष पैकेज के बारे में अवगत कराया। और ये पैकेज जो स्पेशल पैकेज है, उसमें पहले से प्रस्तावित और वर्तमान में चल रही परियोजनाओं के लिए आवंटित राशि के योग के बारे में, और उन्होंने यह कहा कि कौन कौन सी योजनाएं पहले से चल रही हैं जिसमें राशि दिया गया है। तो ये राज्य का हक है, ये राज्य का हक है। अगर हमको और जो विभिन्न मद में पैसे दिए गए, वो राष्ट्रीय उच्च पथ के मद में सेतु निर्माण, आप कहते हैं फ्लाईओवर बनाने से विकास होता है। फ्लाईओवर बनाने से, पथ निर्माण मंत्री तो आपके दल के हैं, क्या उनके योग्यता पर आप संदेह कर रहे हैं कि उनको अपने विभाग का कार्य रूप बनाने की क्षमता का अभाव है? आप जो भी कह रहे हैं, हम तो आप उच्च शिक्षा के बारे में बताया कि आपने ग्रामीण विकास के बारे में आपने देखा होगा ना कि प्रधानमंत्री आवास योजना में बिहार ने शानदार उपलब्धि हासिल की, इसका श्रेय भी आप लेते हैं। आप विभिन्न मानकों पर आप देख लीजिए बिहार ने जो काम किया है। अरे विभिन्न मापदंड हैं और मंत्री परिषद की सामूहिक जिम्मेवारी होती है माननीय संजय जायसवाल जी। और जैसे आप बिहार में विकास माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में हुआ, प्राकृतिक चुनौतियों से जूझते हुए एक ही संकल्प लिया था कि हम बिहार के लिए काम करेंगे। और हम आपको यह स्मरण दिलाना चाहते हैं, क्योंकि आप लगता है कि आप भूल जाते हैं, जब बिहार में हमारी सरकार बनी जिसके आप मुख्य सहयोगी थे, 24 नवंबर 2005 को 9 दिसंबर, याद रखिएगा 9 दिसंबर 2005 को तत्कालीन प्रधानमंत्री को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मेमोरेंडम दिया। और मेमोरेंडम का हेडलाइन मैं पढ़ देता हूं। मेमोरेंडम सबमिटेड टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर फॉर अफोर्डिंग बिहार स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, बिहार को विशेष राज्य दर्जा के लिए ज्ञापन, एंड ग्रांटिंग डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक पैकेज बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। बिहार के विकास के लिए जो डेवलपमेंट और इकोनॉमिक जो पैकेज था उसकी मांग उन्होंने किया। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उस समय भी हमने ये कहा, उस समय आप सरकार के भागीदार थे। जैसे सदन में आपने सहमति व्यक्त किया कि बिहार को विशेष दर्जा मिलना चाहिए, तो उसके पहले ही मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद अगर 2 सप्ताह के अंदर ये हमने पत्र लिखा, तो राज्य के मुख्यमंत्री हैं और दोनों दल की सरकार थी, तो दोनों दल के सहमति के आधार पर नहीं माना जाएगा। सदन के अंदर विशेष राज्य के दर्जा पर आपने सहमति व्यक्त किया। सदन के अंदर आपने कहा कि बिहार ऐतिहासिक रूप से अन्याय हुआ है। आप यह भी कहते हैं कि बिहार का विकास हुआ है, यह भी कहते हैं कि विकास दर में हमारी बढ़त कायम है, जिसके हम भी सहभागी हैं। तो जब सहभागी आप विकास दर के मामले में बनते हैं, पिछड़ापन को आप मानते हैं कि बिहार के साथ अन्याय हुआ है, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए, इससे परहेज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने सदन में अपनी भावना व्यक्त की है, ये सदन की भावना का सम्मान है। और साथ ही साथ मैंने आपको इसलिए इन चीज़ों को बताया, भाई आप उद्योग की बात करते हैं, किस लिए हम मांगते हैं विशेष दर्जा? आज निजी निवेश का दौर है, भूमंडलीकरण की तहत नई आर्थिक नीति आ गई, जिसके केंद्र सरकार उसको स्वीकार करती है। राज्य की सीमित भूमिका है, लेकिन उसके बावजूद भाई निजी निवेशक आएगा, इसीलिए तो हम मांग कर रहे हैं कि हमको स्पेशल स्टेटस का दर्जा हमको मिलना चाहिए। हमारे यहाँ मिट्टी है, हमारे नौजवान मेहनती हैं, हमको ये हक हमको मिलना चाहिए।
और ये हक कोई खैरात नहीं देगा हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उस अन्याय का अगर प्रतिकार करना है तो हमको अपना डेवलपमेंट चाहिए, और डेवलपमेंट का मानक हमारा है स्पेशल स्टेटस, और ये स्पेशल स्टेटस बिहार की जनता का हक है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि विशेष राज्य का दर्जा राज्य की जनता की आकांक्षा के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की दीर्घकालिक सोच, और आप तो उसके गवाह हैं, वही चंपारण का इलाका है ना जहाँ फिरौती के लिए अपहरण होता था, जहाँ से आप माननीय सांसद हैं। उस जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चंपारण था वह फिरौती के लिए अपहरण का चंपारण बन गया था। आज वहाँ चनपटिया मॉडल की चर्चा हो रही है। चनपटिया में जो हमारे कोविड के काल में जो हमारे श्रमिक आए, और आज वहाँ पर व्यवसाय जो हो रहा है तो भूटान, नेपाल, कश्मीर और दूसरे राज्यों में वहाँ के उत्पाद बाजार में जा रहे हैं। यह उपलब्धि आपने नहीं देखा कि हमारे श्रमिकों के प्रति दर्द नहीं है कि देश के विभिन्न राज्यों में वो काम कर रहे हैं। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो दूसरे राज्यों के विकास दर में उनका योगदान है, और अपनी मातृभूमि पर अगर आकर के चंपारण मॉडल, उन्होंने चनपटिया मॉडल खड़ा कर दिया, तो आप भरोसा करिए माननीय संजय जायसवाल जी, और अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करिए, दिल्ली पर इस्तेमाल करिए उसका, और कहिए कि हमारे यहाँ तो जो श्रमिकों ने चनपटिया मॉडल बनाकर दिखा दिया, अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो बिहार का कोना कोना चनपटिया मॉडल के रूप में जाना जाएगा। इसलिए विशेष दर्जा पर सम्मान का भाव, सियासत का भाव नहीं, और अपने दल के जो आपके नेतागण हैं, जिन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री को अपना ज्ञापन दिया है, उस भावना से अवगत होकर के अपनी टिप्पणी करिएगा तो बेहतर होगा।